अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबको अलग-अलग आइडियाज़ होते हैं, किसी के सही होते हैं, किसी के गलत होते हैं। अभी हम यहाँ पे उसका सारा मैटर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसकी करेक्ट डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें कि नंबर क्या होता है। नंबर जो होता है वो किसी नंबर सिस्टम का एलिमेंट होता है। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम ये कलेक्शन होती है एलिमेंट्स की, या उसको नंबर कह लें क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स को हम नंबर कहते हैं, दैट फॉलो कंसिस्टेंट रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। मतलब ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स आपस में ऐड कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें, उन उनकी एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इन्वर्सेस वगैरह सारा कुछ हो, तो उनको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। हमारे पास जो नंबर सिस्टम होते हैं आमतौर पे वो होते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसमें दिस इज नेचुरल नंबर। इसके एलिमेंट्स को आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो नेचुरल नंबर एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी सारे चीज़ होते हैं, पर इसमें इन्वर्सेस वगैरह नहीं होते मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, और ना ही आपके जो है वो एडिशन के हिसाब से। और तो उसके बाद आते हैं आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी आपके पास एक नंबर सिस्टम है। इसमें आपके पास एडिटिव इन्वर्स होते हैं, यहाँ पे एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी सारा कुछ होता है। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास एक सिस्टम है नंबर्स का। उसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें आप रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप डेसिमल फॉर्म में अगर होते हैं तो उनके फिर जो डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होते हैं या फिर रिपीट होते हैं। मतलब वो सारे के सारे नंबर जो अपने डेसिमल फॉर्म में उनका आफ्टर डेसिमल वो रिपीट होते हैं, रिपीटिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग भी होते हैं। मतलब अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रिपीट होते हैं, और अगर टर्मिनेट होते हैं तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं। और उसके बाद आपके पास नंबर आते हैं इरेशनल नंबर्स, जिसको ऊपर से, और इसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इनमें हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन का थोड़ा बहुत मसला है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो वापस आ जाए, तो ये क्वाइट नंबर सिस्टम नहीं है। पर इन दोनों की जो एडिशन है, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं, एडिशन मतलब यूनियन, सॉरी, ये जो यूनियन है इन दोनों की, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ये आपके पास एक कंप्लीट नंबर सिस्टम है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें एडिशन के हिसाब से आपके पास इन्वर्स नंबर होता है। एडिशन के हिसाब से इन्वर्स मतलब आप किसी को भी उसके इन्वर्स से, एडिटिव इन्वर्स से ऐड करें। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -5 होगा, तो उनको जब ऐड करेंगे तो 5 - 5 = 0 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। सही है। और इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेटिव के हिसाब से देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है, मिसाल के तौर पे 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा दैट इज़ 1/5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1/5, तो ये हो जाएगा वो आपके पास 1, और दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सही। तो नंबर सिस्टम क्या होता है जिसमें आपके पास ऐड भी कर सकें, मल्टीप्लाई भी कर सकें, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन जो होती है वो और कुछ नहीं होती, सिर्फ एडिशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। मतलब आप किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स से ऐड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। और आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है उसका इन्वर्स प्रोसेस होता है डिवीजन। आप मतलब किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1। तो एडिशन जो है दैट इज सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन का इन्वर्स है, और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का। तो ये सारी चीज़ें जिस सिस्टम में हो, सिस्टम मतलब सेट, उसको हम उसके एलिमेंट्स को नंबर कहते हैं। सही है। तो नंबर्स जो है वो नेचुरली हमारे पास अकर होते हैं। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आया और फिर सेट ऑफ इंटीजर्स आया। मिसाल के तौर पे ये नेचुरली हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलते जाते हैं। शुरू में जब रोमन्स और सारे लोग काम कर रहे थे तो वहाँ पे नेचुरल नंबर थे। सही है। नेचुरल नंबर के बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई व्हाट इज आंसर सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर तो ऐसा कोई नहीं है जो आप ऐड करें 2 में तो जवाब आपके पास 0 आ जाए। सॉल्यूशन मतलब जो यहाँ पे पुट करें x की जगह पे तो वो आपके पास 0 आ जाए। तो उन्होंने देखा, फिर काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नंबर भी हम ईजाद कर सकते हैं जो यहाँ पे पुट करें तो ये जवाब 0 आ जाए। तो ये नंबर ईजाद करने के बाद हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आया।
सेट ऑफ इंटीजर्स एक किस्म की नेचुरल एक्सटेंशन है नेचुरल नंबर्स की। और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री में कि भाई व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल x + 5 = 0। तो यहाँ पे अभी हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू -5/2। जब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो ये है। पर यहाँ पे अभी इंटीजर्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो फिर हमारे पास उसको और एक्सटेंड किया और हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स आ गए। और अगेन एक इक्वेशन इस तरीके की थी, तो उन्होंने कहा कि भाई व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x² - 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई इस तरीके के नंबर भी हम ईजाद कर सकते हैं +-2, जो हमारे पास इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पे ये रेशनल नंबर तो नहीं है, इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फिर नेचुरली इसका आपके पास एक और सेट मिला जिसको सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहा हमने, और इन दोनों को एडिशन हमने रियल नंबर कहा। तो रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर्स। तो इस तरीके से हमारे पास नेचुरल नंबर में से इंटीजर्स, इंटीजर में से रेशनल नंबर, और रेशनल में से रेशनल नंबर, और फिर आपके पास सारे का सारा रियल नंबर आ गया। अब रियल नंबर जो है वो आपके पास एक नंबर सिस्टम है। अब इसके हर एलिमेंट को हम रियल नंबर कहते हैं, रेशनल वाले को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, इंटीजर्स को इंटीजर नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें जो नंबर सिस्टम ना हो, नंबर सिस्टम ना होना, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास सारे के सारे वेक्टर्स हैं। सपोज हमारे पास सेट है एक ऑल वेक्टर्स इन R2, मतलब प्लेन में R2, मतलब R2 का मतलब है कि R क्रॉस R मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R, मतलब x और y इस तरीके के ऑर्डर पेयर सच दैट x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आप कोई भी उठाएं तो ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। सही है जी। इसमें सारे के सारे वेक्टर्स हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि xi + yj, यहाँ पे i और j जो है यूनिट वेक्टर्स हैं, और x, y कोई भी रियल नंबर्स है। तो ये हमारे पास एक सेट हो गया सारे के सारे वेक्टर्स। सही है, ये समझने की कोशिश की गई। यहाँ पे आपके पास सेट है, इसमें वेक्टर्स है, वेक्टर्स आपस में ऐड भी होते हैं। अगर दो वेक्टर्स है तो हम कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर हमारे पास ये है j, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है प्लस कर रहे हैं उसको x2i + y2j। यहाँ पे i j सारे के सारे आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इसके एडिशन क्या होती है कंपोनेंट वाइज, x1 + x2i + y1 + y2j। तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, पर इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन तो होती है, अगर दो वेक्टर हो आपके पास तो उनकी डॉट प्रोडक्ट होती है और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी होती है। पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर नॉट द यूजुअल हमारी जो प्रोडक्ट होती है मिसाल के तौर पे नेचुरल नंबर की, तो उसमें हम लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे 5 × 4 = 20। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर 5 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 5 × 4, और ये 1/5 × 20। तो दिस इज ट्रू, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास 4। तो ये इक्वेशन आपकी ट्रू है। पर वेक्टर्स की खासतौर पे इन मल्टीप्लिकेशंस की अगर बात करें तो आप a.b, हमारे पास ऐसा कोई भी ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो यहाँ पे आपके पास स्केलर मिल रहा है और यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं आपस में, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्स नहीं है, मतलब डिवीजन ऑफ वेक्टर्स की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है जो इसका इन्वर्स हो, मतलब आप इस तरीके का कोई भी नंबर डिफाइन नहीं करते, सॉरी वेक्टर डिफाइन नहीं करते। सही है। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, रियल नंबर्स और रेशनल नंबर्स आर एग्जांपल्स ऑफ दैट। दिस इज कंप्लीट नंबर सिस्टम। कंप्लीट नंबर सिस्टम किसको कहते हैं वो बाद में हम पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन जो है यूजुअल है, या डिवीजन जो है जीरो को छोड़ के, ऑफ कोर्स जीरो नॉट अलोट, उसकी डिवीजन नहीं होती। तो इस तरीके के नंबर सिस्टम को हम नंबर कहते हैं। यहाँ पे ये जो सेट है दिस इज़ नॉट अ नंबर सिस्टम, क्योंकि आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं पर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सही, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये वाली मल्टीप्लिकेशन, दीज आर नॉट द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। सो वेक्टर्स का जो सेट है दैट इज नॉट नंबर सिस्टम, उसको हम दूसरा नाम देते हैं, उसको वेक्टर स्पेसिस कहते हैं। वेक्टर स्पेस वो दूसरी चीज़ है, वो आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है भाई। तो अभी पता चला कि हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं, और नंबर सिस्टम के अलावा दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो नंबर सिस्टम नहीं होती है। ऑफ कोर्स अभी आप उसको इस तरीके से देखें तो आपके पास अभी जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन एक ऐसा एक्सटेंशन है
एक्सटेंशन है किसका? रियल नंबर का। रियल नंबर आपके पास होंगे उसके एक्सटेंशन। ऑफ कोर्स हमारे पास अगर कोई इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आप कोई पूछेगा कि भाई व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग, हमें अभी तो पता है कि भाई दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर रूट 2। ये आयोटा कहाँ से है, किस तरीके से है, हम अभी थोड़ी देर में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक नेचुरल रियल नंबर का एक्सटेंशन है जिसमें हमने वो सारे के सारे नंबर्स रखे हैं जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए इंटीजर में से, नेचुरल नंबर्स में से हमने एक्सटेंड करके दूसरे नंबर उसमें इन्वॉल्व कर करके जो हमने नए नए आपके पास नंबर बनाए हैं, वो सिस्टम्स बनाए हैं, वो आते जा रहे हैं। अभी आपका लास्ट वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सिस्टम है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। सही है, क्योंकि हम इनको ऐड कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनके पास एडिटिव इन्वर्स है, इनमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस है। तो ये जो है हमारे पास नंबर्स है, ये वेक्टर्स नहीं है और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें सारी की सारी आपके पास नंबर होने की या नंबर सिस्टम होने की सारी डेफिनेशंस सेटिस्फाई होती हैं। इसमें एसोसिएटिविटी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है, इसमें इन्वर्सेस होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाउ डू वी गेट इट। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले मेरे ख्याल से वी शुड टॉक अबाउट लिटिल बिट हिस्ट्री कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नॉर्मलाइज हुआ मैथमेटिक्स में। सबसे पहले मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ। सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ, कोई भी आपके पास कोएफिशिएंट्स हो ए बी सी, आप इसमें पुट करेंगे यू विल गेट द सॉल्यूशंस, दो ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब क्वेश्चन लोगों के जहन में ये आया, बहुत सारे लोगों के जहन में काफ़ी टाइम से, सालों से, बहुत सारे साल 100 साल की जदोजहद के बाद यही क्वेश्चन था कि भाई अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्यूबिक इक्वेशन हो, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल 0, क्या हम इसका सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं? क्या हम इस तरीके का, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस तरीके से क्यूबिक फार्मूला मालूम कर सकते हैं? या इसके आगे पावर 4 का कोई पॉलिनोमियल हो तो उसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व तो कर सकते हैं, पर ऐसा फार्मूला मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या कोई 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, डिग्री मतलब ये जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट मतलब कौन कौन से आप पॉलिनोमियल जो है वो उनकी इस तरीके का फार्मूला मालूम कर सकते हैं। तो आखिर में फिर पता चला, ये ग्रुप थ्योरी का बहुत बड़ा एक रिजल्ट है कि आप सारे के सारे पॉलिनोमियल्स नहीं बल्कि 5 और ग्रेटर देन 5 सारे के सारे ये पॉलिनोमियल्स जो हैं ऑफ डिग्री जिनकी 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, उनका ऐसा सॉल्यूशन नहीं मालूम कर सकते। देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ रेडिकल सॉल्यूशन टू द इक्वेशंस हुज डिग्री इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। मतलब 4 तक आपको मिल सकता है, 3 का मिलेगा। कार्डान्स फार्मूला है एक, उसमें वो अभी मैं आपको शो करता हूँ। और तो आखिर में हमें पता चला ये मैथमेटिक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको गैल्वा रिजल्ट भी कहते हैं। गैल्वा एक बंदा था फ्रेंच, उसने प्रूव किया था कि हम कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 उसका सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब आते हैं कार्डान्स फार्मूला। 500 साल पहले एक बंदा था जेरोलामो कार्डानो, दिस इज एन इटालियन। इस बंदे ने जो है वो एक इक्वेशन ली जो क्यूबिक इक्वेशन थी, उसकी ये रिड्यूस फॉर्म है या इसको डिप्रेस्ड फॉर्म भी कहते हैं। थोड़े बहुत हम वेरिएबल चेंज करके उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उसने प्रूव किया कि भाई मेरे पास एक फार्मूला हाथ आ गया है, दिस इज द फार्मूला फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब t³ प्लस p q, p कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, q भी कोई कांस्टेंट है। अगर आप इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस, ये आपके पास क्यूबिक फार्मूला है। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला था, इस तरीके से ये एक क्यूबिक फार्मूला है। तो लोगों ने फिर इस चीज़ को देखा और फिर कार्डान ने खुद ही देखा कि भाई ये जो इक्वेशन है, इसको जब उन्होंने पढ़ा तो देखा कि भाई ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन तो है, हमें पता है कि दिस इज -2 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो उन्होंने देखा कि अगर कार्डान्स फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, जब p इज इक्वल -6 और q इज इक्वल -4 इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है ये सॉल्यूशन। अब किसी को नहीं समझ आ रहा था कि भाई इसमें से ये तीनों रूट्स कैसे निकलेंगे, ये वाला रूट, ये वाला रूट, ये वाला रूट, और इसके स्क्वायर रूट में माइनस है,
स्क्वायर रूट में माइनस होना वॉज इमेजिनरी थिंग, उनको कोई इस चीज़ की नहीं पता था कि ये कैसे होगा। तो कार्डान पे बहुत ज़्यादा दबाव था। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट लकी एट दैट टाइम, पर उसका फार्मूला है। फिर बाद में जब लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा और फिर समझने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे कंट्रीब्यूट किया, और ऑलर, लियोनार्ड ऑलर था, उसने ये सिंबल हमें दी। उसने कहा कि भाई ये जो इमेजिनरी है नंबर्स, तो इमेजिनरी से आई निकाला और इसको हम आयोटा कहते हैं, स्क्वायर रूट -1। आयोटा जो है वो ग्रीक लेटर है, तो उससे उसको उसने जाहिर किया। और फिर आयोटा अगर इसके बराबर रख रहे हैं तो ये इक्वेशन जो है मतलब एक्स की वैल्यू जो है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट -1 होगा, तो वो हमने उसकी जगह पे आयोटा रखा, यहाँ पे भी आयोटा रखा। अब ये चीज़ हो गई। और अलग ने उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर में दी। उसने ये भी प्रूव किया कि ई पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। दिस इज़ वेरी गुड। और यहाँ से अगर आप एक्स की जगह पे पाई पुट करें तो आपके पास ये द मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। इसमें ई भी है, आयोटा भी है, पाई भी है, 1 भी है और 0 भी है। मतलब सारी की सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पाई मतलब दिस इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, और ये ई जो है ऑलर नंबर, इन सब का आपस में इसने एक किस्म का रिलेशन बताया। तो दिस इज कॉल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन। लोग समझते हैं कि दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन। तो ऑलर की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मिली। और उसके बाद गाउस ने आया। गाउस ने फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये बेसिकली ये कहता है कि आपके पास कोई भी अगर पॉलिनॉमियल हो, डिग्री मतलब किसी भी डिग्री का, वन वेरिएबल में, तो उसके आप हमेशा लीनियर फैक्टर्स में तो तोड़ सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो। तो दुनिया का कोई भी नंबर जो है, कोई भी इक्वेशन जो है, हम उसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा। इस तरीके से दुनिया की कोई भी इक्वेशन लें, कितनी भी डिग्री की है, तो उसने प्रूव किया कि उसको हम लीनियर फैक्टर्स में, लीनियर मतलब जिसका पावर 1 हो, इसमें तोड़ सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि भाई एवरी पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल कैन हैव n of degree n can have n roots, counting multiplicity of course, जब multiplicity उनकी करेंगे तो that was a very big deal। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी आपने देखा होगा, पर फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो गाउस ने प्रूव किया। तो ये हमारी हिस्ट्री है थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर की, किस तरीके से ये चीज़ जो है वो सामने आई और किस तरीके से इस चीज़ को आप मतलब मैथमेटिशियंस ने फिर लिखा और कॉमन किया आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ये कार्डानो और सारे के सारे लोग जो थे वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। एक चैनल है वेरिटासियम, उन्होंने बहुत अच्छा एक उनकी हिस्ट्री पे जो है वो वीडियो बनाया, मैं उसकी लिंक आपके लिए नीचे दे दूंगा। तो अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से डिफाइन करें? आमतौर पे डिफाइन करते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे i जो है वो आपका बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1। सही है। जब ये चीज़ 0 होगी तो ये सारे के सारे आपके पास रियल नंबर्स होंगे। और मतलब आप कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब दिस इज द सिंबल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें रियल नंबर्स जो है वो सबसेट है इसका, इसमें है। जब ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो वो सारे के सारे किसके साथ कोइंसाइड करेंगे? वो रियल नंबर्स के करेंगे। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट बना। पर ये डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की हम यूज़ तो करेंगे बहुत ज़्यादा, पर इसमें बहुत ज़्यादा मसले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एनोमलीज हैं, पैराडॉक्सेस हैं। सपोज हम नंबर लेते हैं आयोटा। आयोटा अगर हमारे पास नंबर है और ये बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के, यहाँ पे लिखा हो, अगर हम यही डेफिनेशन कंसीडर करते हैं तो फिर आप इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट -1, क्योंकि ये भी आयोटा, ये भी आयोटा, ये उसके बराबर, ये उसके बराबर। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1। जिस तरीके से हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। तो ये सारे के सारे ये जो फार्मूला है दिस इज ओनली ट्रू फॉर पॉजिटिव नंबर्स, a और b जो है वो दोनों पॉजिटिव, सही, ग्रेटर देन हो और रियल नंबर्स हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप ये चीज़ सपोज कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस इंटू माइनस प्लस 1, और ये 1 के बराबर, मतलब आयोटा स्क्वायर बराबर हो गया 1 के। पर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर क्योंकि बराबर होता है, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये -1 के बराबर होना चाहिए ना। तो ये हो गया आपके पास -1 इज इक्वल टू +1। दिस इज कंट्राडिक्शन। मतलब ये जो सिंबल है ये हमारी मैथमेटिक्स की एक किस्म की, मतलब यहाँ से तो यही पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि सारी की सारी मैथमेटिक्स जो है वो उसमें
गलत साबित हो रही है। यहाँ पे हमने आप अगर ये सपोज किया तो -1 और +1 आपस में बराबर है, दिस इज एब्सर्ड, ये ट्रू नहीं है। अब इसको ट्रू साबित करने के लिए फिर नया एक बंदा आया, हैमिल्टन। उसने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक डेफिनेशन दी। इसने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो ऐसे ऑर्डर पेयर्स में है जो खास किस्म की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सेटिस्फाई करता है। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस तरीके का कोई एक्स बी सच दैट ए और बी जो है वो दोनों रियल नंबर्स हो। अब इस तरीके से जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। पर ये सेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा अगर उसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन की हुई है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप ऐड कर रहे हैं आपस में +C, D, ये दोनों नंबर आपने यहाँ से उठाए तो उसका आंसर होना चाहिए A + C और B + D। दिस इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और मल्टीप्लिकेशन जब A B आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है C D, तो उसका आंसर आना चाहिए। अगर ये सेट है और ये उनकी मल्टीप्लिकेशन है तो फिर इस सेट को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। याद रखें कि ये आपके पास ऑर्डर पेयर तो हैं, पर ये ऑर्डर पेयर आम ऑर्डर पेयर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, क्योंकि हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये हैमिल्टन ने दी थी और ये सही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये ऑर्डर पेयर तो जो है वो पॉइंट्स भी जाहिर करता है R2 में। R2 में तो ऐसा सेट ही है ना, x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये सेट और ये सेट में फ़र्क क्या होगा? इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि पॉइंट्स आपस में ऐड नहीं होती और पॉइंट्स आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होती। इस सेट में हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, इस सेट में है। इसको आप तब कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे इस सेट को जब आप इस पे ये वाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें कि भाई इसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उसको ऐड इस तरीके से करेंगे और इसको मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, तो फिर ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ। जब R2 की बात करते हैं ऑर्डर पेयर्स की, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स है। प्लेन में आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट्स आपस में ऐड नहीं होती, पर कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पॉइंट्स आपस में ऐड नहीं होती। तो आप ये चीज़ याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऑर्डर पेयर्स हैं, पर वो आम ऑर्डर पेयर्स नहीं हैं। वो ऑर्डर पेयर्स हैं जो आपस में ऐड कर सकते हैं हम लोग और आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब इस पर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और ये जो आपके पास प्लेन है इस पर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स नहीं है। दो पॉइंट्स आपस में ऐड नहीं होती। देयर इज नो वे टू ऐड टू पॉइंट्स इन R2। पर अगर इनको वेग मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, तो फिर ये भी आपके पास सेम ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे आप एडिशन का इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कामा होना चाहिए, A, B, इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा -A, -B। अब इसकी एडिशन क्योंकि हमने डिफाइन की है A, B, -B, तो ये हो जाएगा 0, 0। मतलब दिस इज अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर और ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। सही। और आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास इन्वर्स होना चाहिए। A, B का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए जिसमें आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करें, तो जवाब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब ये ऑर्डर पेयर जिसका पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट नहीं कहना चाहिए, मतलब इमेजिनरी और रियल पार्ट कहेंगे यहाँ पे। सही है। सिंबल सबके लिए हम यूज सेम कर रहे हैं, पर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग इन चीज़ों को अलग अलग समझेंगे। सिंबल सबका सेम है। अगर ये मेरे पास पॉइंट है तो इसको मैं कहूँगा कोऑर्डिनेट और ये दूसरा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अगर ये मेरे पास सपोज यहाँ पे रखते हैं 1, 0, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी, और ये ऐड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये आपके 1, 0 आपका पॉइंट है इन R2 तो ये उसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट और ये उसका y कोऑर्डिनेट। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़। अगर ये पॉइंट है इसमें तो ये उसका x कोऑर्डिनेट है और इसको हम वेक्टर से भी मतलब कर सकते हैं कि 1, 0 इज अ वेक्टर इन R2।
अगर ये वेक्टर है, देखें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऑर्डर पेयर से, पॉइंट को भी ऑर्डर पेयर से और वेक्टर को भी ऑर्डर पेयर से जाहिर कर रहे हैं। फर्क यह है कि इसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज जस्ट पॉइंट, और इसमें आपके पास वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वेक्टर्स ऐड होते हैं, अगर इनको वेक्टर्स समझेंगे तो ये उसका कंपोनेंट होगा, और ये मतलब एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाई कंपोनेंट। सही है, इनके नाम भी अलग अलग हैं। यहाँ पे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये नंबर्स अगर आपस में ऐड होते हैं तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अगर ये पॉइंट है तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। अगर ये आपका वेक्टर है तो ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। तो पॉइंट जो होगी उसको कंपोनेंट नहीं करेंगे हम, कंपोनेंट का लफ्ज़ वेक्टर के लिए यूज़ करेंगे, और रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ करेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो हैमिल्टन ने हमें क्या दिया, हमें हैमिल्टन ने बहुत ही अच्छी और बिल्कुल पैराडॉक्सिस से पाक एक डेफिनेशन दी। अब अगर हम समझते हैं कि भाई आयोटा को हम 0,1 रखें, ये नंबर तस्लीम करें कॉम्प्लेक्स नंबर में। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई होप कि अब समझ में आ रहा होगा कि नंबर्स में और पॉइंट्स में और वेक्टर्स में क्या फ़र्क है। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आयोटा को हम इसके बराबर रखें तो फिर आपके पास कोई भी एनोमली नहीं आएगी। जैसे पहले हमने आयोटा डॉट आयोटा रखा तो उसका मतलब था 0,1 इंटू 0,1। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन की थी उस तरीके से इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है कि भाई कैसी थी मल्टीप्लिकेशन, लेट मी शो यू। सो दिस इज दी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, ए और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इस तरीके से माइनस होगा। तो जब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस बी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी यहाँ पे ये है और डी ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 कामा। अब यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई है ए और डी, ए मतलब यहाँ पे दिस और ये डी मतलब 1, तो ये 0 हो गया। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो दिस इज अगेन 0, तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू -1,0। तो यहाँ पे अगर आपके पास देखें तो आपके पास 0,1 मतलब आयोटा इंटू 0,1 मतलब दूसरी आयोटा, उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1,0 आ गया। तो इस केस में कोई भी एनोमली नहीं आ रही हमारी, क्योंकि ये नंबर ही अलग है, ये नंबर ही अलग है। हमें यहाँ पे पता चल गया कि वो जो पहले हम कर रहे थे जहाँ पे हमारे पास एनोमली आ रही थी, जहाँ पे हमारे पास पैराडॉक्स आ रहा था कि -1 = 1, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो ये डिफाइन कर रहे थे -1, दैट वाज नॉट करेक्ट। ये वाली चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग हैमिल्टन ने इस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और उसने कहा कि भाई जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो ऑर्डर पेयर्स हैं और उनको इस तरीके से हम ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत सही नमूने से ये चीज़ समझिएगा कि भाई ऑर्डर पेयर जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी ज़ाहिर कर रहा है, ऑर्डर पेयर आपकी पॉइंट इन अ प्लेन भी ज़ाहिर कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर आपका वेक्टर भी ज़ाहिर कर रहा है। तो ये अलग अलग सेट्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे डिफाइन की हुई है, अगर इस तरीके से उन ऑर्डर पेयर्स को आप समझेंगे या इस तरीके से उनके साथ डील करेंगे तो वो ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर आप सिर्फ उनको पॉइंट समझेंगे मतलब देयर इज नो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो वो आपके पास प्लेन है। अगर आपके पास वेक्टर्स हैं, अगर उनको वेक्टर समझ रहे हैं तो वेक्टर एडिशन जिस तरीके से होती है कंपोनेंट वाइज तो उनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड तो वो आपके पास एक वेक्टर स्पेस होगा। और हम सबका अलग अलग जो है वो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले वाले को हम कह रहे हैं रियल पार्ट और इसको कह रहे हैं इमेजिनरी पार्ट, और जब पॉइंट है तो पहले वाले को कह रहे हैं एक्स का कोऑर्डिनेट और दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट। अगर वेक्टर है तो उसको कह रहे हैं एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई ये ऑर्डर पेयर जो है दिस कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस कैन बी अपना पॉइंट इन अ प्लेन और दिस कैन बी अ वेक्टर इन अ प्लेन। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो एक ही सिंबल से यूज हो रही हैं, मतलब डिनोट हो रही हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उसके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स में है। मेरे ख्याल से ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो अभी मेरे ख्याल से तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म होनी चाहिए। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसका आगे पढ़ेंगे और जो है वो पॉइंट्स इन प्लेन हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं और क्यों उनको वेक्टर्स इन R2 अज्यूम करते हैं।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। वेक्टर्स समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत सारे लोग, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को भी, इस कन्फ्यूजन को भी ख़त्म करेंगे। थैंक यू।